हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिजिक्स में जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हिंदी में बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, तो चलिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण वो बल है जो पृथ्वी में मतलब हमारे अर्थ में सभी चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है। ये हमारे आसपास आपको एटमॉस्फेयर या एयर या वायुमंडल बोले हिंदी में, ये वायुमंडल हमारे पृथ्वी में ही क्यों है, अदर प्लैनेट्स में क्यों नहीं है? रीजन है ग्रेविटेशन हमारे यहाँ थोड़ा ठीक ठाक है, इसी वजह से ये एयर्स को होल्ड करके रखा हुआ, होल्ड मतलब पकड़ के रखा हुआ है। अगर जैसे ही ये ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा तो एयर क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे इस तरह से। ठीक, ये जो मून है या चंद्रमा है, ये पृथ्वी के चारों ओर रोटेशन रिवॉल्यूशन क्यों करते हैं? इसके पीछे भी रीजन गुरुत्वाकर्षण ही है। ये जो ट्री है, ट्री से जो फ्रूट्स हैं वो नीचे गिरते हैं, इसका कारण भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण ही है। तो गुरुत्वाकर्षण काफी वास्ट टॉपिक है, आपने 11th में पढ़ा होगा या फिर क्लास 9th में थोड़ा इंट्रोडक्शन है इसका। तो चलिए हमारा सेशन आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन में आपने ये पिक्चर तो देखा ही होगा, ये सर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने ही ग्रेविटेशन पर डिटेल में अपनी थ्योरी दी थी। और इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी ये भी था कि ये गार्डन में बैठे हुए थे और अचानक से एक एप्पल ड्रॉप हुआ और इनके सर पे जाके गिरा, तब उन्होंने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की। तो ये ऐसा नहीं है, ये काफी टाइम से रिसर्च में लगे हुए थे। ठीक है, कोई एक दिन से ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन अचानक से एप्पल गिर गया और वो हीरो बन गया अचानक से। ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञानी थे, और गार्डन में बैठे हुए थे। तब एप्पल उनके ऊपर गिरा, तब वो सोचे कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चले गया, मतलब ऐसे ये गिरा और ये ऊपर चले जाना था, ये नीचे ही क्यों आया? तो ये इनके मन में विचार आया और इस पे एनालिसिस किए, तब जाके उनको ग्रेविटेशन के बारे में अपनी थ्योरी दी उन्होंने। ठीक है, अगर हम लोग स्पेस में होंगे, ध्यान से समझना, अगर हम लोग चांद में होंगे और चांद में सपोज ये ट्री होता और उसमें एप्पल लगे होते, तो ये एप्पल नीचे ना गिर के अपने ही वायुमंडल में वो ऐसे गोल 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 घूमते रहता, वो नीचे नहीं आता, वो ऐसे कहीं भी किसी भी पाथ में घूमते रहता। लेकिन हमारे अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशन ठीक ठाक है थोड़ा, तो ये एप्पल क्या होता है, नीचे गिरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेविटेशन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सूर्य के चारों ओर जो भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो ग्रह सूर्य के चारों ओर ही क्यों चक्कर मार रहे हैं, तो इसका रीजन होगा ग्रेविटेशन। अपन आगे डिटेल में देखेंगे इसको। और यही थोड़ा बता दूं क्या होता है, सन क्या है, ये प्लैनेट्स को अपनी ओर खींच रहा है क्योंकि सन का मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा, मास में बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेगा। ये फोर्स का फॉर्मूला है, अपन इसको देखेंगे अभी। एक इस तरह से जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक, इसको देखेंगे अभी। अब यहीं पर थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो ही गया है, तो अपन इसको देख लेते हैं। आप लोग सीधे यहां आ जाओ। ये देखो, ये एक्स एक बॉडी है और वाई एक दूसरी बॉडी है। बॉडी का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में बॉडी का मतलब होता है कोई भी वस्तु को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, बॉडी। बॉडी का मतलब जिसके पास क्या हो, मास हो। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान, जिसके पास द्रव्यमान हो, मास हो, उसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोल देंगे, बॉडी। अब इसको देखना, ये एक बॉडी है, से बॉडी एक्स, एंड दिस इज अनदर बॉडी से बॉडी वाई। इसका मास ले लो, कैपिटल एम ले लिया है, इसका मास ले लो स्मॉल एम। मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक, जैसे मेरा मास है 65 केजी, किसी दूसरे का मास होगा 45 केजी, मतलब वजन से। अभी अपन देखेंगे वजन और मास में, वजन और द्रव्यमान में डिफरेंस है। ठीक है, दो बॉडीज हैं और ये दो बॉडीज के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस डी है। इसको यहां पर मैं समझाता हूं आपको। यहां पर देखो, ये एक बॉडी है, इसका मास m है। एक दूसरी बॉडी है, इसका मास स्मॉल m है। दोनों की सेंटर से डिस्टेंस है
डी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी है। तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी ध्यान से समझना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यहां पर मैं समझा दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण बल, आकर्षण बल। अब ये आकर्षण बल क्या होता है, देखिए दो तरह के बल होते हैं जनरली, एक होता है आकर्षण बल और एक होता है प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होगा, एक दूसरे को खींचेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, वो हो गया आकर्षण बल। और दूसरा है फोर्स ऑफ रिपल्शन या प्रतिकर्षण बल, वो क्या होगा, एक दूसरे को आप धकेलेंगे। जैसे आकर्षण बल है, ये एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या हो रही है, खींच रही है, तो ये आकर्षण बल है। और जब प्रतिकर्षण बल होगा तो प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को धकेलेंगे, मतलब ये दो बॉडी है तो ये एक दूसरे से दूर की ओर ढकेलेंगे। जैसे एग्जांपल मैग्नेट में है, अगर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, अगर दोनों सेम पोल को अगर आप पास पास रखोगे, जैसे एस 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 यहाँ साउथ पोल और यहाँ भी साउथ पोल, ये पास पास रख दिए तो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, मतलब एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। और आकर्षण बल में अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, आप एस के पास में, साउथ के पास में, दक्षिण पोल के पास में उत्तर का पोल रख दोगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, चिपका लेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे और चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। इसके पहले मैं एक चीज और बता दूं आप लोग को, फोर्स को जनरली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फोर्स मतलब बल, बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, हिंदी में बताऊंगा मैं, और एक होता है नॉन कांटेक्ट। एक हो गया कांटेक्ट फोर्स और एक हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब होगा जब दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे, एक दूसरे के संपर्क में होंगे, तो ये हो गया संपर्क बल, संपर्क बल। जब एक दूसरे के संपर्क में होंगे तो वो हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स। जैसे देखो, ये देखो, ये एक बच्ची दूसरे बच्ची को व्हीकल को धक्का दे रही है, तो यह कांटेक्ट है ना दोनों के बीच में, देखो यहां पर कांटेक्ट है, यहां पर कांटेक्ट है, तो ये हो जाएगा कांटेक्ट, मतलब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। डायरेक्ट इंटरेक्शन का मतलब दोनों के बीच एक दूसरे को टच करेंगे। जैसे देखो, ये हो गया कार, ये कार, और यहां पर मैं खड़ा हूं, अगर मैं यहां से इसको बिना टच करे धक्का दूंगा तो कार आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि मुझे जो बल लगाना है वो कांटेक्ट करके ही, स्पर्श करके ही लगाना है। जब तक मैं इसे टच करके धक्का नहीं दूं तब तक ये कार आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि हम लोग जब मस्कुलर फोर्स है, ये जो धक्का देने वाला फोर्स कौन सा होता है, मांसपेशी की मदद से हम धक्का दे रहे हैं इस कार को। जैसे ये बच्ची है, ये बच्ची अपने मसल्स का प्रयोग करके इस कार्ट को धक्का दे रही है, ठीक है, ये स्ट्रॉय कार को धक्का दे रही है, तो ये कांटेक्ट फोर्स है, दोनों के बीच कैसा है, कांटेक्ट है। लेकिन नॉन कांटेक्ट में दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट नहीं है। जैसे ये एक आयरन नील है, लोहे का कीला है, और यहां पर मैंने मैग्नेट रख दिया। देखिए मैग्नेट और आयरन नील के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, यहां पर काफी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये देखिए कितना डिस्टेंस है, तो भी ये मैग्नेट क्या करेगा, इस आयरन नेल को अपने पास खींच लेगा और ये जो लोहे का कीला है ऐसे जाके इसमें चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब यहां पर मैंने कुछ लिस्ट रखा है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट है, डेफिनेशन लिखा है, अट्रैक्ट और रिपल्शन इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूरी के थ्रू भी, मतलब जब दूरी है तो भी वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। तो कभी एग्जाम में आया कि ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है, तो दिमाग लगा लेना, नॉन कांटेक्ट है, ये अर्थ है और यहां पर एप्पल लगा हुआ है पेड़ में, मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ में एप्पल लगा हुआ है, तो एप्पल और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी इस एप्पल को अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, तो ये नॉन कांटेक्ट है। सो नॉन कांटेक्ट में मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ग्रेविटेशन है, लिख लो वहीं पर साइड में, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन। और कांटेक्ट में क्या है, देखो ये बेसबॉल से
बॉल को मार रहा है तो अप्लाइड फोर्स है, स्प्रिंग वाला जो फोर्स है ना, ड्रैग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स याद रखना एग्जाम में आता है। फ्रिक्शनल मतलब घर्षण बल, घर्षण बल, घर्षण बल कैसा है, कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। नॉर्मल फोर्सेस, ये सब कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स में एक मस्कुलर फोर्स भी लिख लेना, मस्कुलर फोर्स एग्जाम में आता है। हम लोग जब धक्का देते हैं ना, जैसे ये बच्ची इस व्हीकल को धक्का दे रही है तो अपने मसल्स का यूज करके धक्का दे रही है, तो ये कैसा फोर्स हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स। इस चीज को याद रखे रहना। अब आगे देखो, ये हो गया बल। हम लोग ग्रेविटेशन की तरफ चलते हैं वापस। अभी शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ना एक टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, जिसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के टेस्ट अलग अलग हैं। सहायक शिक्षक के टोटल यहां दिखा देता हूं, सहायक शिक्षक के टोटल 15 टेस्ट हैं और शिक्षक के भी 15 टेस्ट हैं, मतलब टोटल 30 टेस्ट हो जाएगा, 30 टेस्ट, ठीक है। और डेट भी 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है और 7 दिसंबर तक चलने वाला है ये टेस्ट। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एकदम जैसा सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं उसी प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। सो मुझे तो इस फील्ड में, टीचिंग वाले फील्ड में 8 सालों का अनुभव है। और ये स्पेशली ये वाले जो सेक्शन है ना, बाल विकास हो गया, और इनमें भी जहां जहां पर आ जाएगा पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र, तो वो पेपर मैं ही सेट करूंगा, ठीक है। ये बाल विकास यहाँ हो गया, बाल विकास यहाँ हो गया, और ये फुल लेंथ टेस्ट में भी जहां जहां बाल विकास होगा वो पेपर मैं ही सेट करने वाला हूँ। गणित विज्ञान के प्रश्न भी मैं ही सेट करूंगा, पर्यावरण भी मैं ही सेट करने वाला हूँ। तो ये आप ये टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें सहायक शिक्षक जिसको वर्ग 3 बोलते हैं और सहायक शिक्षक शिक्षक ओनली जिसको वर्ग 2 बोलते हैं, ये टेस्ट है। इसका दोनों टेस्ट मिला के 500 होगा और ये टेस्ट 12 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 12 अक्टूबर को ये सहायक शिक्षक वाला है, और ये वाला जो खंड आपको दिख रहा है ना, यहां सेपरेट कर लेते हैं, ये शिक्षक वाला है, ये 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये 12 अक्टूबर से सहायक शिक्षक वाला रहेगा और 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है शिक्षक वाला। ये 8 दिसंबर तक चलने वाला टेस्ट है, जिसमें सेक्शनल टेस्ट कितने हैं, टोटल 13 टेस्ट जो सेक्शनल है, और फुल लेंथ टेस्ट मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम का 4 टेस्ट होने वाला है, 1 2 3 4, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब 150 प्रश्न होंगे। बाकी सब में सेक्शनल में 50-50 प्रश्न होंगे। बाल विकास के 2 टेस्ट हैं, हिंदी के 2 टेस्ट हैं, इंग्लिश के 2 टेस्ट हैं, मैथ्स के भी 2 हैं, एनवायरमेंट के 1 है, कंप्यूटर एंड जीके के भी 1-1 है। और इधर शिक्षक वाले में बाल विकास के 2 हैं, हिंदी के 2 हैं, इंग्लिश के 2 हैं, मैथ्स एंड साइंस के 2 हैं, इवन एंड सामाजिक अध्ययन के 1 है, कंप्यूटर और जीके का भी 1 है। बाकी फुल लेंथ टेस्ट आपको 4 यहाँ भी मिलेगा, और ये हिंदी में होने वाला है। ये जो टेस्ट है ना, इसके क्वेश्चंस आपको हिंदी में मिलेंगे, मतलब मीडियम हिंदी रहने वाला है। और दोनों टेस्ट का कॉस्ट 500 रुपीज है, मतलब जो फीस है वो 500 है। और ये सब्जेक्ट मतलब ये जो डेट आपको दिख रहा है ना, 12 15 18, ये इसी डेट को आपको पेपर मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है। जैसा चलता है यहाँ पर टेस्ट वैसे ही टेस्ट रहेगा। बाकी मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा एक दूसरे वीडियो में। अब यहाँ पर ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशन में ही रहते हैं। और एक टेस्ट का जो फी है ना वो 300, जैसे जिसको सिर्फ सहायक शिक्षक चाहिए तो उसका फीस 300 रहेगा, या जिसको केवल शिक्षक का चाहिए उसका फीस 300 रहेगा। लेकिन अगर दोनों साथ में लेते हैं तो इसका फीस होगा 500 रुपीज। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप का नंबर होता है, ये वाला जो नंबर है 8109252008, इस वाले नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने वापस सिलेबस में आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर थे, 2 बॉडीज हैं, मैं फिर से यहाँ समझा देता हूँ। एक बॉडी से x है, इसका जो मास है, मास मतलब द्रव्यमान m है, और एक दूसरी बॉडी है, वस्तु है y, इसका मास स्मॉल m है। दोनों के सेंटर से दूरी जो है वो d है। सो याद रखना ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। याद रखना ग्रेविटेशन में प्रतिकर्षण बल नहीं होता, ग्रेविटेशन में आकर्षण बल होता है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में इस प्रकार से एक बार क्वेश्चन बना था कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो किस प्रकार का बल है। ऑप्शन ए था आकर्षण बल, ऑप्शन बी था प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन सी कुछ रहा होगा और ऑप्शन डी भी कुछ रहा होगा। लेकिन ऑप्शन ए और जो बी है उन्हीं में से एक सही आंसर है,
तो ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है, याद रखना, आकर्षण, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक। तो ये जो बल है, फोर्स है, वो अनुक्रमानुपाती होती है जितने दो द्रव्यमान के गुणनफल के, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो जो दो मासेस हैं, एक मास m हो गया, दूसरा मास स्मॉल m हो गया, तो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर मासेस बढ़ेगा मतलब दोनों का द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, याद रखना। वीडियो में अंत तक बने रहना, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद मैं सीधे एमसीक्यू में चलूंगा, ठीक है। तो याद रखना, जो मासेस है, जितना ज्यादा वजन होगा, भार होगा, द्रव्यमान होगा, उतना फोर्स ज्यादा होगा। एग्जाम में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अर्थ जो है वो ही सन के चारों ओर चक्कर क्यों मारती है, ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है ना, ये आपको पता है। मेरा क्वेश्चन है कि सन अर्थ के चारों ओर क्यों चक्कर नहीं मारता, सन जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर क्यों नहीं मारता। क्वेश्चन ये है कि हम लोग सन के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं, सन हमारे चारों ओर क्यों नहीं घूम रहा है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि सन का मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, मास ऑफ सन इज मोर देन मास ऑफ अर्थ, ठीक। जो जिसका ज्यादा मास होगा वो ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेगा और अपने ओर चारों ओर चक्कर करवाएगा, ठीक है। जैसे मून है, मून का मास एकदम कम है एज कंपेयर अर्थ, एकदम कम नहीं है लेकिन कम है, तो कम है इसलिए वो हमारे चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। और हमारे पास में है, मतलब अर्थ के पास में है, इसलिए अर्थ के चारों चक्कर मार रहा है, और ये टुगेदर एक साथ एक सिस्टम बना के सन के चारों चक्कर मार रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग स्पेस साइंस में डिटेल में पढ़ोगे, मतलब अगर ज्योग्राफी में पढ़ना होगा तो। यहां आ जाओ वापस, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और फोर्स जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है उनके बीच के दूरी के वर्ग के। अब इन दोनों को जब कंबाइन कर लोगे आप तो बन जाएगा F प्रोपोर्शन विथ प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्स प्रोपोर्शन विद डिस्टेंस, विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि जैसे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब अनुक्रमानुपाती का ये चिन्ह है, ये हटेगा और बराबर का चिन्ह आएगा, मतलब इक्वालिटी का साइन आएगा, तो एक हम लोग कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं, जी। वो कांस्टेंट क्या है, जी। ये जी कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, याद रख लेना इसको। ये क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट है मतलब इसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो जो जी का वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक, ये उसका वैल्यू हो गया। और ये जी का वैल्यू हो गया, और एक क्वेश्चन और बनता है कि जी का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कि इसका ऐसा यूनिट है, इसको याद रखे रहना। इसकी वैल्यू 6.67, नियर 6.67, और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट है। इस ऐसा यूनिट को इस तरीके से और भी लिख सकते हो, एन एम स्क्वायर, ये केजी को ऊपर चढ़ा दो तो ऊपर जाएगा, तो ये जो पावर 2 है ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा केजी पावर -2, ठीक। इस तरह से भी लिखा के आ सकता है, ये होगा इसका ऐसा यूनिट। ये एग्जाम में आता है, अधिकतर प्रश्न बना है, तो इसको याद रखे रहना, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन, ठीक। ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है ये। एफ क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो बॉडीज के मास पे डिपेंड करता है और उनके बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी तीसरे चीज पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम में प्रश्न आया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कौन से चीजों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो याद रखना मासेस पे डिपेंड करता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं। पहला मासेस पे डिपेंड करेगा, मतलब द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, और दूसरा उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है।
चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, आइजैक न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत सारी थ्योरीज में उन्होंने अपना योगदान दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हो गया गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन है, याद रखना। सार्वभौमिक और यूनिवर्सल, एग्जाम में आए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, हिंदी में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम किन्होंने दिया? न्यूटन ने दिया, और ये उसका फॉर्मूला है। ये टेस्ट सीरीज के बारे में देख लेना। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष यात्री में जो है निर्वात मतलब वैक्यूम में, वैक्यूम होता क्या है? वैक्यूम क्या होता है एनीवन? निर्वात क्या है? निर्वात का मतलब होता है कुछ नहीं, एम्प्टी, खाली। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? खाली, ठीक है, खाली, कुछ नहीं, ठीक। तो ये केवल पॉसिबल है अंतरिक्ष वगैरह में जहां पर ग्रेविटेशन बल नहीं है। जैसे मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये अभी आप अपने घर में होंगे, कमरे में होंगे, तो आपके पास एक ग्लास है, इस ग्लास में पहले पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, आपने पूरा पानी पी लिया तो ग्लास कुछ ऐसा दिखाई देगा, पूरा पानी पीने के बाद ये ऐसा दिखाई देगा। तो अब आपसे पूछूं तो ग्लास में क्या है, तो आप बोलोगे खाली है। तो एक्चुअल में खाली नहीं, इसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है, हवा भरा हुआ है, खाली नहीं है। हमारे यहाँ कोई चीज खाली नहीं होता, अगर वो पानी नहीं है तो हवा होगा उसमें, एयर तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे इतने सारे एयर है, वो हर जगह फिल हो जाता है, ठीक। तो लेकिन हम लोग जब स्पेस में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे तो वहां एयर ही नहीं है, कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, इवन हवा नहीं है, खाली है। तो उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है, याद रखना, वैक्यूम मतलब निर्वात। आ जाओ ये क्वेश्चन में, इसका आंसर कर लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां पर क्या नहीं है? गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ठीक। इसलिए आपने टीवी में देखा होगा कि जो स्पेस में जाते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट, तो उन लोग ऐसे घूमते रहते हैं, कभी ऐसे एक जगह रहेंगे, फिर अचानक से थोड़ा उनका पैर लेफ्ट हो जाएगा, फिर अचानक से उनका पैर ऊपर चले जाता है ना, फिर अचानक से पूरा पैर ऊपर चले जाता है, कुछ इस तरह से वो गोल गोल ऐसे घूमते रहते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन नहीं है। ग्रेविटेशन ही आपको होल्ड करके रखा हुआ है अर्थ में, ठीक है, अदरवाइज हम भी उड़ते रहते हैं। ग्रेविटी ही है जो हमको अर्थ में चिपका के रखा हुआ है। अगले पर इसका एक्सप्लेनेशन है। अंतरिक्ष में कम ग्रेविटी के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशी क्षय और अस्थियों की घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने की अस्थियां कमजोर हो जाती है। पता नहीं क्या है ये। अगला प्रश्न देखो। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती, मतलब क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये जो हम लोग डी देखे थे ना फॉर्मूले में, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रख लो, थोड़ा दिमाग लगा लो। दुगना तो नहीं होने वाला, चार गुना भी नहीं होने वाला, कम ही होगा, क्योंकि हमने देखा है फॉर्मूला में F इज इक्वल्स टू क्या होता है? जी एम एम अपॉन उनकी दूरी का स्क्वायर। तो दूरी और बल के बीच कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती है। जब भी व्युत्क्रमानुपाती होगा तो आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब क्या बोल रहा है? ये फॉर्मूला है, अब इस डी को रिप्लेस कर दो 2d से, तो जो नया बल होगा वो बल क्या हो जाएगा? जी एम एम, और ये डी की जगह आप रख दो 2d का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4, मतलब 1/4 हो जाएगा। जो नया बल है वो पुराने बल का 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक। जैसे ही हमारी दूरी पृथ्वी से, मतलब जो सन से हमारी दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल अभी लग रहा है वो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखे रहना। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज में है। ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, अब देख लेना। ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? तो उसका भार अपरिवर्तित होगा। भार का मतलब वेट है, याद रखना।
मास की बात नहीं कर रहा है, द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा है। मैं मास और वेट में डिफरेंस बता दूंगा आप लोग को अगले वीडियो में। एक्चुअली क्या हुआ, मैं कल वीडियो रिकॉर्ड किया था और वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद ना वो रिकॉर्ड जो हुआ उसमें आवाज नहीं आया, तो आवाज नहीं आ पाया इसलिए ग्रेविटेशन एक दिन लेट हो गया, अदरवाइज ये वीडियो कल ही आपको मिल जाता। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, आदर्श मतलब आइडियल सिचुएशन में जब हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं, तब किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उसमें लगने वाला गुरुत्वीकरण अपरिवर्तित रहता है। अगर ये बोल रहा है अगर किसी पार्टिकल ऑब्जेक्ट को आप नीचे गिरा रहे हो तो उसके मास में कोई चेंज नहीं आने वाला, और जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो वेट बराबर होता है mg। तो ना ही m बदल रहा है ना ही g बदल रहा है, तो इसका वेट भी में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा उस केस में जब आप वायु को नेग्लिजिबल मानते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा पृथ्वी सतह पर पहले पहुंचेगा? तो आप बोलोगे सबसे पहले पहुंचेगा लोहा, और ये सही भी होता जब यहां पर एयर के प्रेजेंस की बात कही गई होती, लेकिन एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, जैसे यहां प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में आपने देखा कि वायु प्रतिरोध नगण्य है क्योंकि वायु के बारे में किसी प्रकार से बात नहीं की गई है, तो ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, आदर्श परिस्थितियों में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीकरण कार्य करेगा। जैसे लेकिन एयर बोला होता कि एयर रेजिस्टेंस का प्रेजेंस है, मतलब एयर है, तब इसका आंसर हो जाता लोहा। लोहा पहले पहुंचेगा, जो भारी हो पहले पहुंचेगा। दूसरा क्वेश्चन है हवा में, यहां पर लिखा है, प्रश्न में लिखा है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पहले कौन गिरेगा? तो इसका दिमाग लगा लो, पहले कौन गिरेगा नहीं बोला है, गिरने पर क्या होगा। ऑप्शन ए है पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। ऑप्शन ए गलत हो गया, दोनों एक समान नहीं गिरेगी क्योंकि हवा है। हवा एक्चुअली करता क्या है थोड़ा समझना, हवा कंसेप्ट क्या है। हवा एटमॉस्फेयर में ऐसे हवा के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, आपको दिखाई नहीं देता, नेकेड आई से वो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये एयर के पार्टिकल ऐसे होते हैं। ठीक है, इवन हर जगह होते हैं, ऐसे भी होगा, वो ऐसे जल्दी जल्दी बना देते हैं। अब यहाँ पर ये हवा के क्या है, एयर के पार्टिकल्स हो गए, वायु के पार्टिकल हो गए। इनको जो समझ नहीं आ रहा होगा ना वो कमेंट छोड़ देना, जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं कमेंट की रिप्लाई करता हूँ। कुछ लोगों का कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि रिपीटेड होते हैं, वही वही चीज बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, ये 10 बार बता चुका हूं मैं। लेकिन जो क्वेश्चन कमेंट के क्वेश्चन थोड़े नए लगते हैं और जिनका बताया जाना जरूरी होता है उसमें मैं जरूर रिप्लाई करता हूं। ये हो गया एयर पार्टिकल्स। अब कोई वस्तु है, ये वस्तु ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, तो ये एयर के ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ये ऐसे अपोज करते हैं कि हमसे होके मत गुजर, फ्रिक्शन, घर्षण घर्षण बल लगाते हैं। अगर ये हल्का है तो ये बल इसको काटेगा, तो ये थोड़ा सा इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी नीचे जाने की। जैसे आप लोग पतंग देखोगे, पतंग कैसे गिरता है, ऐसे 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 करके पतंग गिरता है ना। पतंग ऐसे नीचे नहीं गिरेगा, ऐसे नहीं गिरेगा। पतंग के बारे में आपको पता होगा कि वो कैसे नीचे गिरता है। पतंग कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि एयर रोक रहा है। जैसे यहाँ पे पहुंचा ना, तो यहाँ के एयर बोलेगा मेरे से मत गुजर, तो ऐसे जाएगा। फिर यहाँ के एयर बोलेगा इधर से मत गुजर, तो ऐसे जाएगा, ऐसे 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 गुजरता है। ठीक है, लेकिन वही कोई भारी वस्तु है, पत्थर है, तो वो सीधे नीचे गिरेगा। ऐसे है तो ऐसे जाएगा और सीधे गिर जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा, हवा है, हवा क्या करेगा, अपोज करता है। याद रखना, फ्रिक्शनल जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण बोलते हैं। घर्षण का डायरेक्शन एग्जाम में बने तो लिख देना कि मोशन के अपोजिट होगा, अपोजिट टू मोशन। जो मोशन चल रहा है उसके अपोजिट, मोशन मतलब गति, गति के विपरीत डायरेक्शन में होगा। ठीक, इसका आंसर करो। इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जो भारी कौन है, लोहा और लकड़ी में भार समान है, लेकिन भार समान है तो साइज जिसका जब छोटा होगा, लोहे का साइज छोटा है तो कम फ्रिक्शन होगा, तो लोहे वाला पहले गिर जाएगा, लकड़ी वाला बाद में गिरेगा, क्योंकि समान भार समान है। और अपने को पता है कि लकड़ी जो है कम डेंस होता है। ठीक है,
अगर इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो, समान भार है, मतलब लकड़ी भी 50 किलो का है मान लो, और लोहा भी 50 किलो का है, तो लोहे का 50 किलो का बॉल छोटा सा होगा ऐसे, और लकड़ी का 50 किलो का बॉल बड़ा होगा, ठीक है, लकड़ी वाला होगा, और ये लोहे वाला, क्योंकि लोहे का पार्टिकल डेंस होते हैं, तो ये जल्दी नीचे गिरेगा और ये थोड़ा लेट से नीचे गिरेगा, थोड़ा ही माइनर डिफरेंस होगा, एकदम माइनर डिफरेंस। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, दो गेंद ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के हैं। एक गेंद ए है जो 10 किलोग्राम का है, और गेंद ए है, बी है, वो कितने किलोग्राम का है, 1 किलोग्राम का है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई पर से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कहीं भी एयर की बात नहीं की गई है, वायु के प्रेजेंट की, एयर के मतलब जो वायु के उपस्थिति अनुपस्थिति की बात नहीं की गई है, मतलब वायु इसमें नेग्लिजिबल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि एयर के प्रेजेंस के बारे में बात नहीं किया वो। ठीक है, तो ये आज का हमारा टेस्ट, ये जो एमसीक्यू था ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ा। जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट में छोड़ देना, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। जिनको भी टेस्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगा वो मुझे व्हाट्सएप कर देना।